हाय टीम। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं आइडियन साइट में एक फील्ड मैनेजर के तौर पे काम करता हूँ। अभी तक पहले वाले सेशंस में मैं आशा करता हूँ कि आपको बेसिक जानकारी मिल गई होगी कि संस्था क्या है, प्रोजेक्ट क्या है और ये प्रोजेक्ट हम किसके साथ में कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि नीति आयोग के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं और ये जो एडीपी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट अपने अलग अलग डिपार्टमेंट का जो डेटा होता है उसको एक 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 पोर्टल है, एक डैशबोर्ड है जिसका नाम है COC, जिसको चैंपियंस ऑफ चेंज कहते हैं। एक डैशबोर्ड है जहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट अपना अपना डेटा अपलोड करते हैं अलग अलग इंडिकेटर्स के लिए। तो नीति आयोग चाहता है, हमारा जो एंगेजमेंट नीति आयोग के साथ में है वो इस तरीके से है कि हम जो है वो इस डेटा को चेक करें कि जो डेटा एक डिस्ट्रिक्ट जो है उस डैशबोर्ड पे अपडेट करता है हर महीने में, उस डेटा को हम हर एक लेवल पे चेक करें कि क्या वो डेटा जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसमें कहीं पे कोई कमियां तो नहीं है। तो ओवरऑल ये जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि ज़िले की जो डेटा क्वालिटी है उसमें सुधार हो पाए। अब स्पेशली हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे न्यूट्रिशन सर्वे का जो फ्लो है कि न्यूट्रिशन सर्वे का डेटा कहाँ से शुरू होता है और वो कहाँ तक जाता है, उसके बीच में कौन कौन से स्तर हैं और हम हर एक स्तर पे किस तरीके से डेटा कलेक्शन करेंगे, क्या सवाल पूछेंगे, मुख्य रूप से किन किन बातों पे हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे, हम लोग इस वीडियो में उसको जानेंगे। तो आपको पता है कि ये जो सर्वे है वो ICDS डिपार्टमेंट के साथ में होता है। हम ICDS डिपार्टमेंट COC पोर्टल पे या चैंपियंस ऑफ चेंज जो डैशबोर्ड है वहाँ पे जो डेटा अपलोड करता है हर महीने, जिसको नीति आयोग मॉनिटर करता है, हम उस डेटा को देखना चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल से लेके और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक या फिर COC लेवल तक पहुंचने में क्या बीच में कहीं पे डेटा के अंदर कोई खामियां हैं, कहीं पे कुछ कमी है या आंकड़े कहीं पे मिसमैच हो रहे हैं। तो ये सर्वे जो होगा न्यूट्रिशन का वो इसलिए हो रहा है। ये सर्वे 2 भागों में विभाजित है। पहला सर्वे है जो कि हम मुख्य रूप से जो ICDS डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनके साथ में करने वाले हैं। उदाहरण के लिए ज़िले पे जो अधिकारी बैठते हैं हम उनके साथ में उनसे मिलेंगे और उनसे ज़िले का डेटा इकट्ठा करेंगे कि पूरे ज़िले वाइज क्या डेटा उनके पास है। ठीक इसी तरीके से हम ब्लॉक अधिकारी के पास जाएंगे और ब्लॉक का डेटा इकट्ठा करेंगे। सिमिलरली हम क्लस्टर ऑफिसर के पास जाएंगे, उनसे डेटा इकट्ठा करेंगे और आखिरी में हम आंगनवाड़ी वर्कर के पास जाएंगे और साथ साथ में जो कुछ बेनिफिशरीज़ हैं उनमें से कुछ बेनिफिशरीज़ को हम रैंडम तरीके से सेलेक्ट करेंगे और उनके पास भी जाएंगे। तो इस तरीके से कई सारी लेयर होंगी जहाँ पे हम डेटा को चेक करेंगे ये जानने के लिए कि क्या डेटा में कहीं पे कोई डिस्क्रिपेंसी है। चलिए फॉर्म में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं, ऐसे कौन से सूचक हैं या आप कह सकते हैं कि कौन से सवाल हैं जिनकी जानकारी हम लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला सवाल है, और सवाल पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप ये जो लिस्ट यहाँ पे देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे 9 सवालों की लिस्ट है और ये 9 सवाल हम हर एक लेवल पे पूछेंगे। जिसका मतलब है कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारी के पास जा रहे हैं तो उनसे हम ये 9 सवाल पूछेंगे और ये पूरे ज़िले के बारे में होगा। हम ब्लॉक लेवल ऑफिसर के पास जाएंगे तब भी ये 9 सवाल पूछेंगे जो कि पूरे ब्लॉक स्तर के लिए होगा। ठीक इसी तरीके से क्लस्टर और आंगनवाड़ी लेवल पे हम जाएंगे और उनके स्तर के डेटा को हम लोग कलेक्ट करेंगे इन 9 सवालों के लिए। तो आइए एक एक करके सभी सवालों को हम समझते हैं। ये सवाल समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरे सर्वे में आप इन्हीं सवालों के ऊपर डेटा कलेक्ट करने वाले हैं। तो पहला सवाल है कि ICDS कार्यक्रम के तहत मार्च 2022 की रिपोर्ट में नियमित रूप से 21 या इससे अधिक दिनों तक पूरक पोषण आहार लेने वाली गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। ये सवाल हमने बताया है अभी कि हम हर एक लेवल पर पूछेंगे। तो उदाहरण के लिए मैं एक अभी
ब्लॉक का एक उदाहरण लेके चलता हूँ ताकि मुझे समझाना थोड़ा आसान होगा और आशा है कि आपको समझना भी थोड़ा उससे आसान होगा। तो मान के चलते हैं कि एक ब्लॉक में हम जा रहे हैं, तो ब्लॉक ऑफिसर से हमारा जो सवाल होगा वो ये होगा कि हम जानना चाहते हैं कि मार्च 2022 में जो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें अंदर ये जो हमारा सवाल है कि 21 या इससे अधिक दिनों तक पूरक पोषाहार लेने वाली जो महिलाएं हैं जिनको दिया गया है, उनकी कुल संख्या क्या है आपके ब्लॉक के लिए। इसके बाद हम आएंगे दूसरा सवाल पे, उसकी जानकारी ले लेंगे, फिर दूसरे वाले सवाल पे आ जाएंगे। दूसरा सवाल है कि ICDS कार्यक्रम के तहत मार्च 2022 की रिपोर्ट में नियमित रूप से पूरक पोषाहार के लिए कुल पात्र गर्भवती महिलाओं की संख्या कितनी है। तो ऊपर हमने जाना कि कितनी महिलाएं हैं जिनको 21 या इससे अधिक दिनों तक पूरक पोषाहार दिया गया है ब्लॉक स्तर पे। दूसरे सवाल में हम जानना चाह रहे हैं कि कुल ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि 21 या इससे अधिक दिनों तक पूरक पोषाहार के लिए पात्र हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं, उनकी कुल संख्या हमें उस ब्लॉक के लिए लिखनी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ब्लॉक में सिर्फ अभी एक उदाहरण के लिए अब मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको समझना थोड़ा आसान हो। अगले वाले सवाल में मार्च के महीने की रिपोर्ट के बारे में हम जानना चाहते हैं कि 6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी है जिनका वजन सामान्य से कम है। तो ये एक इंडिकेटर होता है और ऐसे सभी बच्चों की संख्या लिखी जाती है जिनका वजन सामान्य से कम होता है, और ये 0 से 6 वर्ष के बीच के बच्चे होते हैं। तो हमें यही जानना है कि ऐसे कुल कितने बच्चे हैं जो 6 वर्ष से कम जिनकी उम्र है और उनको सामान्य से वजन कम के लिए दर्शाया गया है, उसकी कुल संख्या कितनी है ब्लॉक लेवल पे। अगला सवाल है, हम मार्च के लिए ही पूछ रहे हैं, सवाल नंबर 4 कि हम ऐसे सभी बच्चों की संख्या जानना चाहते हैं जिनकी उम्र 6 साल से कम है और जिन्हें गंभीर कुपोषण, जिसको सैम भी बोला जाता है, गंभीर कुपोषण के रूप में दिखाया गया है, ऐसे कुल बच्चों की संख्या कितनी है। 5 नंबर का सवाल है कि ऐसे सभी बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से कम है और जिन्हें मध्यम कुपोषण के रूप में दर्शाया गया है, ऐसे बच्चों की कुल संख्या हमको जाननी है। और याद रखना है कि ये सभी जानकारी हम मार्च की रिपोर्ट के लिए पूछ रहे हैं कि मार्च में जिन्होंने रिपोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट को सबमिट की है, हम उस रिपोर्ट में क्या आंकड़ा उन्होंने लिख रखा है इस सवाल के लिए, हम उस संख्या की बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 6, मार्च की रिपोर्ट में 6 साल से कम उम्र के बच्चों की कुल संख्या जानना चाहते हैं हम जिनका आंगनवाड़ी केंद्रों में रजिस्ट्रेशन है या जिनका नाम लिखा हुआ है। मतलब ऐसे सभी बच्चे जो आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्टर्ड हैं आपके ब्लॉक के अंदर और 6 साल से कम उम्र के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, उनकी कुल संख्या हम यहाँ पे जानना चाहते हैं। 7 नंबर का सवाल है कि हम ऐसी सभी आंगनवाड़ियों की संख्या जानना चाहते हैं जिनके यहाँ पे कम से कम एक VHSND, जिसको ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस या फिर शहरी क्षेत्रों में जो होता है उसको शहरी स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस कहा जाता है, कि ऐसी कुल मिला के कितनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनके यहाँ पे मार्च के महीने में कम से कम ये प्रोग्राम एक बार आयोजित किया गया है, जिसको VHSND हम कहते हैं। तो कुल आंगनवाड़ियों की संख्या हमको लिखनी है जिनके यहाँ पे कम से कम मार्च के महीने में एक बार ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। 8वां सवाल है कि मार्च की रिपोर्ट में, मार्च 2022 की रिपोर्ट में कुल ऐसी आंगनवाड़ियों की संख्या कितनी है जो अपने स्वयं के भवन में संचालित हो रही है, मतलब जो खुद की बिल्डिंग में फंक्शन कर रही हैं। ऐसी सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या जानना चाहते हैं जो आपके ब्लॉक में है। अगला सवाल है कि कुल आंगनवाड़ियों की संख्या जानना चाहते हैं। इसके पहले वाले सवाल में हमने जाना 8 वाले में कि हमें सिर्फ वो नंबर चाहिए जो कि खुद की बिल्डिंग में फंक्शन कर रही हैं, ऐसी सभी आंगनवाड़ियों की संख्या जाननी है। आगे वाले सवाल में हम जानना चाहते हैं कि आप हमें कुल आंगनवाड़ियों की संख्या बताइए, कुल मिला के आपके ब्लॉक में कितनी आंगनवाड़ी हैं जो फंक्शनल हैं, उनकी संख्या हमको जाननी है। तो ये 9 सवाल हैं जो हम हर एक लेवल पे पूछेंगे। ब्लॉक मैंने अभी सिर्फ उदाहरण के लिए मेंशन किया था, ब्लॉक लेवल पे जाएंगे तभी ये 9 इंडिकेटर्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है।
आप क्लस्टर लेवल पे जाएंगे जहाँ पे कि आपको आंगनवाड़ी वर्कर के सुपरवाइजर मिलेंगे, आपको उनसे क्लस्टर लेवल पे ये जानकारी इकट्ठा करनी है। और अब जब आंगनवाड़ी के पास जाएंगे तो आपको आंगनवाड़ी से आंगनवाड़ी लेवल पे इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। लेकिन फिलहाल अभी इस एक्टिविटी 1 में हम आंगनवाड़ी के पास नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे जा रहे हैं और क्लस्टर लेवल पे जा रहे हैं। और ये तीनों की जगह हम ये सभी 9 सवालों की जानकारी हम लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुख्य रूप से हम चेक्स क्या करेंगे, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी मेंशन किया था, तो आप इस टेबल के माध्यम से थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैंने सीओसी का नाम मेंशन किया था। जो पहला चेक होगा हमारा वो होगा कि जो डेटा एक जिले ने सीओसी डैशबोर्ड पे, सीओसी पोर्टल जो है वहाँ पे जो अपलोड किया है कि हमारे यहाँ पे ये अलग अलग डिपार्टमेंट के इतनी इतनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए हमने भी 9 सवालों के बारे में बात कर ली है जिनके बारे में डेटा हम लोग इकट्ठा करने वाले हैं। तो हम इन्हीं 9 सवालों के ऊपर पूरा डेटा देखेंगे। हम देखेंगे कि जो सीओसी पोर्टल है वहाँ पे इन 9 सवालों के लिए जिले ने जो नंबर वहाँ पे दर्ज किया है, जो संख्याएं लिखी हैं, पहले हम उसकी रिपोर्ट लेंगे। तो ये जांच होगी कि जो डेटा सीओसी पे अपडेट किया गया है और जो डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट में है उन दोनों के बीच में क्या कोई अंतर है, पहले उन दोनों के बीच में हम कंपेयर करेंगे। दूसरा हमारा जो चेक होगा वो होगा जिला वर्सेस ब्लॉक, मतलब डिस्ट्रिक्ट वर्सेस ब्लॉक। अब हमारे पास जिले की रिपोर्ट है, जिले से हमने सभी 9 इंडिकेटर्स पे डेटा कलेक्ट कर लिया है। अब हम ब्लॉक पे जाएंगे और सभी ब्लॉक में इन्हीं 9 सवालों के हम जवाब लेंगे जो उन्होंने मार्च महीने के लिए सबमिट किया है डिस्ट्रिक्ट को। तो अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिला का डेटा हमने ले लिया है इन 9 सवालों के लिए कि उन्होंने क्या क्या संख्या अपनी रिपोर्ट में लिख रखी है मार्च महीने के लिए। अब हम ब्लॉक पे जा रहे हैं और ब्लॉक की रिपोर्ट्स कुछ हम लोग देख रहे हैं मार्च महीने के लिए कि उन्होंने इन्हीं 9 सवालों के लिए अपने अपने ब्लॉक में क्या संख्याएं लिख रही है, क्या वैल्यू लिख रखा है उन्होंने। और ये जानकारी लेने के लिए हमको ब्लॉक ऑफिस में जाना पड़ेगा जहाँ पे CDPO बैठते हैं। तीसरा जो हमारा चेक होगा ब्लॉक बनाम क्लस्टर, मतलब ब्लॉक वर्सेस क्लस्टर। तो ब्लॉक की जानकारी हमने ले ली है, अब क्लस्टर की हम जानकारी लेंगे कि मार्च महीने के लिए जो क्लस्टर की रिपोर्ट सबमिट हुई है ब्लॉक पे उसमें क्या डेटा है इन्हीं 9 सवालों के लिए। तो एक तरीके से हमने ब्लॉक का डेटा भी ले लिया और क्लस्टर का भी ले लिया, फिर दोनों को आपस में मैच करेंगे और ये जानकारी जो है ये आपको मिलेगी ब्लॉक लेवल पे, जहाँ पे आप सारे सुपरवाइज़र को आप बुलाएंगे, आपको बताया जाएगा उसके बारे में बाद में कि आप किस तरीके से ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वहाँ पे सारे सुपरवाइज़र को आप ब्लॉक लेवल पे बुलाएंगे, वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स लेके वहाँ पे आएंगे अपने अपने क्लस्टर की। आप वहीं पे बैठ के हर क्लस्टर की रिपोर्ट वहाँ पे अपने सर्वे फॉर्म में दर्ज करेंगे। चौथा जो हमारा चेक होगा, जो चौथी जांच होगी वो क्लस्टर बनाम आंगनवाड़ी केंद्र होगी। अब आपके पास क्लस्टर का भी डेटा मिल गया है 3 नंबर वाले पॉइंट पे। अब आप आंगनवाड़ी का डेटा लेंगे तो हर एक आंगनवाड़ी सेंटर से मंथली बेसिस पे एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है क्लस्टर पे, मतलब क्लस्टर पे जो लेडी सुपरवाइज़र होती है उनके पास में। अब यहाँ पे हमने क्लस्टर की रिपोर्ट देख ली और साथ साथ में जो आंगनवाड़ी की मंथली रिपोर्ट है वो भी हम यहाँ पे उसको देखेंगे मार्च महीने के लिए कि मार्च में जो आंगनवाड़ी ने रिपोर्ट किया है उसमें क्या डेटा है इन 9 सवालों के लिए और जो क्लस्टर ने रिपोर्ट किया है उसमें क्या डेटा है। तो इस तरीके से क्लस्टर वर्सेस आंगनवाड़ी केंद्र का भी एक चेक यहाँ पे हो रहा है। और ये जो आंगनवाड़ी केंद्र की जो रिपोर्ट है ये भी आपको क्लस्टर जो ब्लॉक ऑफिस है वहाँ के सुपरवाइज़र से आपको मिलेगी, जो क्लस्टर लेवल के सुपरवाइज़र हैं जिनको आप बुलाएंगे उनसे सभी से आप लोग बोलेंगे कि वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स को जो आंगनवाड़ी वर्कर ने उनको सबमिट की है मार्च महीने की वो अपने साथ में लेके आएँ ताकि आप वो डेटा ले सकें। तो इस तरीके से सारे चेक्स हैं जो हम लोग करने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ सर्वेक्षण की कि ये सर्वेक्षण किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उसका फ्लो क्या है। तो ये सर्वेक्षण को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
इसमें गतिविधि 1 में भी इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है कि ब्लॉक लेवल का जो सर्वेक्षण है, ब्लॉक लेवल का सर्वेक्षण जो होगा, क्लस्टर लेवल का जो सर्वेक्षण होगा, ठीक है, उन दोनों में ये फॉर्म किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम ब्लॉक लेवल सर्वेक्षण की बात करते हैं और इसमें हम मुख्य रूप से पहले क्या समझेंगे कि फॉर्म भरने से पहले का फ्लो क्या होगा, कि उसके पहले क्या जरूरी जानकारियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो फॉर्म किस तरीके से आगे बढ़ेगा। इसके बाद फॉर्म में आगे जाके कुछ जानकारी ऐसी आप पूछेंगे जिसके जवाब में हाँ मिलने पे फॉर्म कैसे आगे बढ़ेगा, और अगर वहाँ पे नहीं जवाब मिलता है तो उसके बाद का स्टेप क्या होगा। ये सारी चीज़ों को हम इस स्लाइड पे समझेंगे। तो आइए ब्लॉक सर्वेक्षण का जो फ्लो होगा उसको समझते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले जो आपका असाइनमेंट होगा, आपको एक ब्लॉक असाइन किया जाएगा, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 लोगों को एक साथ में एक ब्लॉक असाइन किया जाए। ये डिपेंड करेगा कि आपको जो ब्लॉक असाइन किया गया है वहाँ पे टोटल क्लस्टर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सुपरवाइज़र कितने हैं। अगर उनकी संख्या ज़्यादा है और हमारा जो सर्वे ड्यूरेशन है जिसका कि कुल मिला के 4 दिन के अंदर हमें पूरा डेटा कलेक्शन करना है, अगर 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति ऐसा लगता है कि एक सर्वर वहाँ पे जाके सभी लोगों के साथ में ये डेटा कलेक्शन का काम पूरा नहीं कर सकता है, तो उस स्थिति में आप 2 लोगों को वहाँ पे भेजा जा सकता है। तो एक सर्वर या फिर 2 सर्वर की एक जोड़ी बना के ब्लॉक असाइन किया जाएगा। इसके बाद आपका काम होगा कि आप जो ब्लॉक आपको असाइन किया गया है वहाँ के जो CDPO हैं, जो ब्लॉक ऑफिसर हैं, आप उनको कॉल करेंगे और 3 चीज़ों के लिए उनको मुख्य रूप से बोलेंगे। पहला ये है कि आप उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट लेंगे कि आप खुद उनसे मिलना चाहते हैं और ब्लॉक स्तर का सारा डेटा लेना चाहते हैं। तो वो जब मिलने के लिए आपको एक समय देंगे कि आप इस समय पे आइए, तो आप उनको बोलेंगे कि ठीक है हम इस समय पे आ रहे हैं, और आपकी तरफ से वो सभी जानकारी ब्लॉक लेवल का वो सारा डेटा जो है आप अपने पास में रखिए, और आप उनको बताएंगे कि आप किस किस आपको किन किन इंडिकेटर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, जिनके बारे में अभी हमने पिछले स्लाइड पे डिस्कस किया कि वो जो 9 सवाल हैं हमारे, उनके बारे में हम उनको बताएंगे कि ये 9 जानकारियाँ हमको चाहिए जो आपने मार्च महीने में डिस्ट्रिक्ट को सबमिट किया है अपनी रिपोर्ट में। तो पहला काम होगा कि आप मिलने का अपॉइंटमेंट सेट करेंगे CDPO के साथ में, और साथ में आप उनको ये बोलेंगे कि वो सारा डेटा अपने पास में रखें। इस चीज़ को आप इंश्योर करेंगे, जब आप जाएँ तो सारा डेटा आपको वहाँ पे मिल जाए। दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा कि आप उनको ये बोलेंगे कि क्लस्टर की सूची और विवरण, मतलब जो क्लस्टर्स हैं उनकी सूची और उनका फ़ोन, प्रत्येक क्लस्टर से जो उनके जो सुपरवाइज़र हैं, हर एक क्लस्टर के लिए सुपरवाइज़र असाइन होते हैं। तो आपके पास एक डेटा सेट होगा, आप उनको फ़ोन करेंगे और चेक करेंगे अपने डेटा सेट को कि आपके डेटा सेट में जो दिखाया गया है कि इस ब्लॉक में फ़लाने फ़लाने सुपरवाइज़र हैं, ये क्लस्टर है, ये इस क्लस्टर के सुपरवाइज़र ये हैं। तो आप उसको एक बार मैच करेंगे उनके साथ में कि ये जो आपके पास डेटा सेट है वो क्या पूरी तरीके से सही है। तो आपका ये दूसरा काम हो गया। अब उनको ये बताएंगे कि ये सारी जानकारी आपको चाहिए ताकि आपका जो सर्वर डेटा सेट है, मतलब कि जो सर्वे फॉर्म आप यूज़ करने वाले हैं डेटा कलेक्शन के लिए, उसमें ये जानकारी इनबिल्ड की जा सके। तीसरा जो पॉइंट होगा, आप CDPO से ये करने के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बोलेंगे कि उनके ब्लॉक के जितने भी सुपरवाइज़र हैं, जितने क्लस्टर हैं, उनके जो सुपरवाइज़र्स हैं, उन सभी को आप एक टाइम बताएंगे जो सर्वे ड्यूरेशन होगा, उस बीच में आप उनको ब्लॉक ऑफिस में बुलाने के लिए बोलेंगे कि वो अपनी तरफ से सभी को कॉल करें और बुलाएं, ये लोग ब्लॉक ऑफिस में आएँ। अगर उनकी संख्या ज़्यादा है तो आप बैचेज में बुला सकते हैं कि एक दिन में आप 5 लोगों को बुला लीजिए, अगले दिन फिर 5 लोगों को बुला लीजिए। इस तरीके से आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सभी सुपरवाइज़र्स को कॉल करें और ब्लॉक ऑफिस में बुलाएं। और वो ब्लॉक ऑफिस में जब वो आ रहे हैं तो वो अपने साथ में अपनी रिपोर्ट, क्लस्टर लेवल की रिपोर्ट जिन्होंने ब्लॉक को सबमिट की है, तथा साथ में आंगनवाड़ी की रिपोर्ट जो आंगनवाड़ी ने उनको सबमिट की है मार्च महीने के लिए, वो साथ में लेके आए।
तो ये हो गया सर्वे शुरू करने से पहले वाला मुख्य काम जो आपको करना है। जो तीसरा है आपका काम कि अब आपको ये सारी जानकारी मिल गई है, अब आपको अपना अब जिस डेट में आपको अपॉइंटमेंट मिला है अपने CDPO से, जो ब्लॉक आपको असाइन है, वहाँ पे आपको उस समय के उनके समय पे आपको पहुँचना है। जो आपको अपॉइंटमेंट का टाइम मिला है, जो डेट मिली है, जो टाइम मिला है, उस टाइम पे आपको वहाँ पे ब्लॉक अधिकारी के पास पहुँचाना है। वहाँ पहुँचने के बाद फिर आपका जो है फॉर्म शुरू होगा। सर्वे फॉर्म आप ओपन करेंगे और आगे की गतिविधि को आप जारी रखेंगे। तो जो फॉर्म है वो इस तरीके से बना हुआ है कि सबसे पहले उसमें कुछ बुनियादी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहले आपकी पहचान के लिए कुछ जानकारियाँ भरनी है कि जैसे आप किस स्टेट में सर्वे कर रहे हैं, आप जो सर्वे कर रहे हैं वो किस ज़िले में हो रहा है, किस ब्लॉक में हो रहा है, ठीक है, आपका नाम क्या है। तो इस तरीके से कुछ जानकारियाँ हैं जो आपको सर्वे फॉर्म में भरनी पड़ेगी। इसके बाद में सर्वे फॉर्म में एक विकल्प होगा कि आप कौन सा सर्वे करने जा रहे हैं। तो क्योंकि अभी ऊपर जैसे हमने बताया कि हम अभी ब्लॉक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे दो विकल्प होंगे, एक ब्लॉक स्तरीय सर्वेक्षण का, दूसरा क्लस्टर स्तरीय सर्वेक्षण का। तो यहाँ पे आपको ब्लॉक स्तरीय सर्वेक्षण वाले विकल्प का चयन करना है। इसके बाद में आप वहाँ पे पहुँच गए, आपने चूँकि पहले चीज़ें सारी सेट कर रखी हैं, उनको बता रखा है, तो आप जो CDPO हैं, जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर हैं, आप उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे और उन सभी 9 सवालों के जवाब आप पूछेंगे जो मार्च महीने के लिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सबमिट किया है। और यहाँ पे जवाब आपको सिर्फ पूछना नहीं है, वो सारे उनसे रिपोर्ट्स मांगनी है, वो सारे फॉर्मेट्स आपको मांगने हैं जिस पे उन्होंने ये डेटा, जिस पे वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो जो रिपोर्ट है उनकी मार्च महीने की, वो आपको उनसे मांगनी है और अपने सभी 9 सवालों के जवाब उन रिपोर्ट में देखना है। आपको खुद से देखना है और अपने फॉर्म में लिखना है। और हर एक रिपोर्ट की आपको फ़ोटो भी खींच के अपने फॉर्म में सेव करनी है, जिसके बारे में डिटेल में जब आप सर्वे फॉर्म पे आएंगे तो आपको और बेहतर जानकारी मिलेगी। आपने ब्लॉक लेवल का डेटा जब कलेक्ट कर लिया, इसके बाद आप उनसे पूछेंगे कि अच्छा क्या आपके पास ये जो 9 सवाल है जिनके बारे में अभी हमने जानकारी आपसे ली है, देख के लिखा है आपके फॉर्मेट से, आपकी रिपोर्ट से, क्या इन्हीं इंडिकेटर्स की जानकारी के लिए आपके पास क्या क्लस्टर लेवल का रिपोर्ट है, क्लस्टर लेवल का भी आपके पास डेटा है इन्हीं 9 इंडिकेटर्स के लिए। तो अगर वो बोलते हैं हाँ हमारे पास है, तो आपके पास एक पेपर फॉर्मेट होगा, एक पेपर होगा जिस पे कुछ ये इंडिकेटर्स लिखे होंगे। तो उस पेपर फॉर्मेट को आप निकालेंगे और हर एक क्लस्टर के लिए जो हमारे 9 सवाल हैं उनके जवाब उस पेपर फॉर्मेट पे आप लिखेंगे। वो पूरा पेपर फॉर्मेट आपका जब पूरा हो जाए, मतलब सभी क्लस्टर के लिए आप जो 9 सवाल हैं उनकी वैल्यू आप जब लिख लेंगे एक एक क्लस्टर के लिए, फिर आप उसकी एक फ़ोटो लेंगे और इस तरीके से फ़ोटो लेने के बाद उस फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे, सर्वे पूरा हो जाएगा। अगर वो इस सवाल पे, सवाल नंबर 7 पे बोलते हैं कि नहीं उनके पास क्लस्टर लेवल का डेटा नहीं है, क्लस्टर वाइज डेटा उनके पास नहीं है इंडिकेटर्स के लिए, तो उस स्थिति में आप वहाँ पे एक नहीं का विकल्प होगा, उसको चयन करेंगे और वहाँ पे भी ये फॉर्म ख़त्म हो जाएगा, फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से ये ब्लॉक सर्वेक्षण का जो फ्लो है वो आगे बढ़ रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस पर तो आप अपने क्लस्टर कोऑर्डिनेटर से उसको जरूर दूर करिए। हम आगे बढ़ते हैं, उस फॉर्मेट की बात करते हैं जो अभी जिसका मैंने जिक्र किया कि पेपर फॉर्मेट होगा। अगर ब्लॉक ऑफिसर बोलेगा कि उनके पास क्लस्टर वाइज डेटा है मार्च महीने का जो उन्होंने सबमिट किया था, तो फिर आप ये पेपर का फॉर्मेट होगा आपके पास जिस पे आपको जानकारी लिखनी है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे ब्लॉक का नाम लिखा हुआ है तो आप ब्लॉक का नाम लिखेंगे, आपको जो ब्लॉक असाइन होगा उसका नाम। इसके बाद सर्वेयर का नाम, तो आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लस्टर की संख्या है और क्लस्टर का नाम है, तो आप उनकी रिपोर्ट में क्लस्टर का नाम यहाँ पे दिया होगा, तो मैंने उदाहरण के लिए ABC लिख दिया है। इसके बाद ये हमारे सवाल हैं जिनके आपको जवाब उनकी रिपोर्ट में, क्लस्टर वाली रिपोर्ट में आपको देख के लिखना है।
तो जैसे पहला सवाल वही है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि गर्भवती संख्या जिनको 21 या अधिक दिनों के पोषण पूरक आहार मिला है, वो नंबर एक एक क्लस्टर के लिए, उदाहरण के लिए ए बी सी एक क्लस्टर हो गया। अब हमने इस क्लस्टर की इस सवाल के लिए वैल्यू देखी कि उनकी रिपोर्ट में क्या वैल्यू लिखी हुई है, कितनी महिलाएं लिखी हुई है जिनको पूरक पोषण आहार 21 दिन या उससे ज़्यादा मिला है। अब अगले वाले सवाल पे बढ़े हम, वहाँ पे जाके हमने कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या लिखनी है जो पूरक पोषक आहार के लिए एलिजिबल हैं, जो उसके लिए पात्र हैं। फिर हमने वो संख्या लिख दी। फिर अगले सवाल में जाएंगे, वहाँ पे हम सभी सैम वाले बच्चे जो 5 वर्ष से कम के बच्चे हैं, पीछे हमने 6 वर्ष मेंशन किया था, तो अधिकतर जो ICDS की रिपोर्ट है वहाँ पे 6 वर्ष ही मेंशन होना चाहिए। तो आप 6 वर्ष ही उसको कंसिडर करें कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं। तो यहाँ पे ऐसे कितने बच्चे हैं जो 0 से 6 वर्ष की जिनकी उम्र है और वो सैम कैटेगरी में दिखाए गए हैं, उनकी टोटल संख्या कितनी है। ठीक इसी तरीके से मैम श्रेणी जो मध्यम कुपोषित बच्चे हैं जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष के बीच में है, उनकी कुल संख्या कितनी है उस क्लस्टर के लिए, उसका यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे। फिर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो मध्यम रूप से कम वजन वाले हैं, जिनका वजन कम है, सामान्य से कम वजन है, ऐसे बच्चों की कुल संख्या उस क्लस्टर में कितनी है उसकी संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे। इसके बाद 5 वर्ष से कम आयु के कुल बच्चे कितनी संख्या वहाँ पे दर्ज है वो हम लिखेंगे। इसके बाद VHSND वाला सवाल आएगा के बारे में आपको जानकारी देखनी है कि उस रिपोर्ट में इसकी जानकारी लिखी हुई है, ऐसे कितनी आंगनबाड़ी है इस क्लस्टर में जहाँ पे मार्च के महीने में कम से कम एक VHSND आयोजित की गई है। इसके बाद आएगा कि उस क्लस्टर में, माफ़ कीजिएगा, उस क्लस्टर में कुल ऐसी कितनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिन जो खुद की बिल्डिंग में फंक्शनल हैं, वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद उस क्लस्टर की टोटल आंगनबाड़ियों की संख्या लिखनी है कि वो कितनी है। इसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि ये दूसरा क्लस्टर है जिसका XYZ है। तो यहाँ पे भी आप हर एक सवाल के लिए आप उनकी रिपोर्ट में देखेंगे क्या वैल्यू लिखी हुई है और उसके नीचे आप उसकी वैल्यू दर्ज करेंगे। यहाँ पे एक हाईलाइटेड है जहाँ पे NA लिखा हुआ है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी सवाल के लिए आप रिपोर्ट देख रहे हैं तो वहाँ पे डेटा नहीं है, मतलब वो खाली पड़ा हुआ है, मिसिंग है वैल्यू, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, खाली लिखा हुआ है। सवाल तो है लेकिन वो खाली है, वहाँ पे कुछ डेटा नहीं लिखा हुआ है। उस स्थिति में आप उस इंडिकेटर के लिए NA लिखेंगे और ये फॉर्मेट आपको दिया जाएगा। इसके बारे में और भी ट्रेनिंग में हम लोग बात करेंगे अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आखिरी में कि क्लस्टर लेवल का जब हम सर्वेक्षण करेंगे तो उसका फ्लो कैसा होगा। तो अभी तक हमने बात की है ब्लॉक लेवल के सर्वेक्षण फ्लो की, कि ब्लॉक लेवल का जब हम सर्वेक्षण करेंगे तो फॉर्म किस तरीके से आगे बढ़ेगा। ब्लॉक लेवल में आप ब्लॉक ऑफिसर के पास जाएंगे, ब्लॉक की रिपोर्ट लेंगे, इसके बाद उनसे पूछेंगे कि क्या उनके पास क्लस्टर वाइज भी रिपोर्ट है। अगर वो हाँ बोलते हैं तो क्लस्टर वाइज रिपोर्ट भी आप लेंगे और पेपर फॉर्मेट में भरेंगे। अब हम आते हैं दूसरे वाले पे कि आप वो सर्वे आपका पूरा हो गया, क्लस्टर वाइज रिपोर्ट आपको मिल गई उदाहरण के लिए। अब आप फिर से फॉर्म को खोलेंगे। अब आपको जो क्लस्टर लेवल के सुपरवाइज़र हैं उनसे बात करनी है और हर एक क्लस्टर के लिए आपको फॉर्म भरना है। तो अब आपका फॉर्म आगे कैसे बढ़ेगा और फॉर्म भरने से पहले वाली क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा जानना चाहिए। तो पहला नंबर है कि यहाँ पे भी आपको क्लस्टर असाइन किया जाएगा, एक ब्लॉक असाइन किया जाएगा। अगर ब्लॉक में क्लस्टर की संख्या ज़्यादा है, सुपरवाइजर की संख्या ज़्यादा है, तो आवश्यकता के हिसाब से आपको पेयर में भेजा जा सकता है, 2 लोगों को असाइन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि क्लस्टर स्तर के सर्वे को शुरुआत करने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको प्रति क्लस्टर फॉर्म भरना है, मतलब हर एक क्लस्टर के लिए आपको फॉर्म भरना है, ना कि हर एक सुपरवाइज़र के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी कभी एक सुपरवाइज़र के पास मल्टीपल क्लस्टर असाइन होते हैं, मतलब एक सुपरवाइज़र एक से ज़्यादा क्लस्टर को देख रही होती है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर आप सुपरवाइज़र का फॉर्म भरेंगे तो एक ही बार वो फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन आप क्लस्टर वाइज भरेंगे तो उसका 2 फॉर्म भरा जाएगा। उदाहरण के लिए कोई सुपरवाइज़र है जो 2 क्लस्टर को देख रही हैं, तो आप उन सुपरवाइज़र से दोनों अलग अलग क्लस्टर के लिए फॉर्म भरेंगे और उनसे रिपोर्ट मांग के वो डेटा आप लिखेंगे।
याद रखना है कि इस मामले में हर एक क्लस्टर के लिए आपको एक फॉर्म भरना है। अगला जो है आइडियल तरीका ये है कि ये सारा का सारा डेटा आप ब्लॉक ऑफिस में बैठ कर कलेक्ट करें। आप CDPO से बात करें, उनको बोलें कि वो सभी लोगों को ऑफिस में बुलाएं। और जैसे मैंने शुरुआत में मेंशन किया था कि अगर संख्या ज़्यादा है तो आप बैच में बुला सकते हैं, कुछ लोगों को ग्रुप में बुला सकते हैं, और अगर कुछ लोग ही हैं तो आप एक दिन में जाकर उसको खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से होगा कि आप ब्लॉक कार्यालय में जाएंगे, जहाँ पे CDPO ऑफिस है, वहीं पे बैठेंगे और वहाँ पे उनका सर्वेक्षण करेंगे। सभी लोगों से एक एक करके बात करेंगे। हर एक क्लस्टर के लिए आप एक फॉर्म भरेंगे, उसके वैल्यू लिखेंगे, हमारे जो 9 सवाल हैं उनके बारे में। अगर इन केस ऐसा कोई सुपरवाइज़र है जो कि ऑफिस नहीं आ सकता है, तो फिर आप उनको फ़ोन के माध्यम से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। फ़ोन पे उनसे बात करेंगे और आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी भी उनकी रिपोर्ट्स हैं जो उन्होंने मार्च महीने के लिए ब्लॉक को सबमिट किए हैं, खास करके जो हमारे 9 सवाल हैं, जिन 9 सवालों के बारे में हम शुरुआत से बात करते आ रहे हैं, ये सवाल जिन फॉर्मेट्स में हैं, जिन रिपोर्ट्स में है जो उन्होंने ब्लॉक को सबमिट किया मार्च के लिए, हमें उन सभी फॉर्मेट्स पे, उन सभी रिपोर्ट्स के वो फ़ोटो भेजें जहाँ पे ये हमारे सवाल का डेटा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम फ़ोन के माध्यम से उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। बहुत ही कोई रेयर ऐसा केस हो सकता है कि कोई फ़ोन के माध्यम से भी आपको जानकारी नहीं दे पा रहा है। कुछ कारण हो सकते हैं कि कोई सुपरवाइजर बहुत बीमार है और उसकी सारी रिपोर्ट्स जो है उसके घर में रखी हुई है, वो फ़ोन पे बात नहीं कर सकते हैं, या कुछ और दूसरा कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे विजिट नहीं कर सकते, ना ही फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप उनकी पूरी जानकारी लेंगे सुपरवाइज़र के, और हो सकता है आपको वो जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे विजिट करना पड़े, उनके घर पे जाके उनसे मिलना पड़े, ताकि आप ये पूरी जानकारी आप उनसे इकट्ठा कर सकें। तो ये केस, अगर कुछ भी इस तरीके का केस आता है तो आपको अपने सुपरवाइज़र को तुरंत कॉल करना है, आपके जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हैं उनको, और इस केस के बारे में उनसे डिस्कस करना है कि इस केस को कैसे आगे हैंडल करना है। अगर ये तीनों स्टेप करने के बाद भी ऐसा होता है कि सुपरवाइज़र नहीं मिले आपको, या उसका डेटा मौजूद नहीं है, ठीक है, तो फिर आप दूसरे क्लस्टर पे बढ़ जाएंगे। तो एक क्लस्टर के लिए अगर सुपरवाइज़र नहीं मिलती है, वो बोलते हैं उसका डेटा ही उसके पास नहीं है, क्लस्टर लेवल रिपोर्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो फिर आप उस क्लस्टर को छोड़ेंगे और दूसरे क्लस्टर के आप डेटा भरेंगे। उस क्लस्टर के जो सुपरवाइज़र होगी उनके साथ में आप उसको कंटिन्यू करेंगे। अब आते हैं फॉर्म के फ्लो पे कि फॉर्म का फ्लो कैसा चलेगा क्लस्टर लेवल के लिए। तो पिछली स्लाइड के तरीके से जैसे आप ब्लॉक लेवल के लिए था, यहाँ पे भी आपको क्लस्टर लेवल पे भी सबसे पहले सर्वेयर की पहचान के लिए कुछ जानकारी आपको फॉर्म में भरनी पड़ेगी। ये आपको स्वयं से भरनी है, किसी से पूछनी नहीं है। इसके बाद आप क्लस्टर स्तरीय सर्वेक्षण का विकल्प चयन करेंगे। जैसे मैंने पिछले वाले में मेंशन किया था कि वहाँ पे आपको ब्लॉक स्तरीय सर्वेक्षण का विकल्प चयन करना है। एक सवाल आएगा कि आप कौन सा सर्वे करने जा रहे हैं, ब्लॉक के लिए या क्लस्टर के लिए। तो यहाँ पे आप क्लस्टर के लिए सर्वे करने जा रहे हैं तो आपको क्लस्टर वाला विकल्प चुनना पड़ेगा। इसके बाद में आप हर एक क्लस्टर के लिए जो हमारे सभी 9 इंडिकेटर्स हैं, जो 9 सवाल हैं, उनके लिए क्लस्टर वाइज जो वैल्यूज़ हैं हर एक सवाल के लिए, उसको आप अपने फॉर्म में एंट्री करेंगे, और एंट्री करने के बाद उसकी फ़ोटो आप अपलोड करेंगे। इसके बाद आप उनसे, जब उनके क्लस्टर की इंफॉर्मेशन आपने ले ली, इसके बाद आप उनसे पूछेंगे कि उनके अंतर्गत उनका जो वर्किंग एरिया है, जो क्षेत्र है, उसके अंदर कुल कितनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिसका वो सुपरविज़न करती हैं। तो इसकी जानकारी आप वहाँ पे लिखेंगे, और वो नंबर लिखने के बाद, टोटल संख्या लिखने के बाद कितनी आंगनवाड़ी को वो सुपरवाइज करती हैं। फिर जो सर्वे CTO फॉर्म है, आपको सैम्पलिंग करने के लिए बोलेगा कि आपको सैम्पलिंग करनी है। तो सर्वे CTO फॉर्म वहाँ से एक नाम आपको, उनकी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनमें से एक नाम रैंडमली सेलेक्ट करके आपकी फ़ोन स्क्रीन पे दिखाएगा। पहला जो सैंपल होगा उसका नाम वहाँ पे दिखेगा, और अब आपका काम होगा कि उसको वेरीफाई करना है, कि जांच करनी है आपको कि क्या ये आंगनवाड़ी उसी क्लस्टर में है जिस क्लस्टर के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। तो आप उनसे पूछेंगे कि ये आंगनवाड़ी क्या आपके क्लस्टर में है।
आपके क्लस्टर का मतलब जिस क्लस्टर के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उस क्लस्टर का आंगनवाड़ी है? उन्होंने बोला हाँ है। फिर आपको जांच करनी है कि अच्छा ये जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं आप इनसे चेक कीजिए कि अगर अगले हफ्ते हम जाएंगे आपको बताया जाएगा कि आप कौन सी डेट में आंगनवाड़ी वर्कर के पास विजिट करेंगे, आपके सुपरवाइजर बताएंगे आपको, तो आप वो डेट मेंशन करेंगे और उनको जो सुपरवाइज़र हैं उनको कहेंगे कि वो चेक करके बताएं आंगनवाड़ी वर्कर से कि क्या आपके आंगनवाड़ी वर्कर जो इस आंगनवाड़ी सेंटर की वर्कर हैं वो इस पीरियड में उपलब्ध रहेंगे, हम वहाँ पे जाएंगे, क्या वो हमसे मिलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो इस तरीके से अगर दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हम सर्वे को आगे बढ़ाएंगे। अगर इन दोनों में से किसी के लिए भी नहीं होता है, अगर सुपरवाइज़र बोलते हैं कि नहीं ये आंगनवाड़ी सेंटर तो इस क्लस्टर का नहीं है, ठीक है, या फिर वो ये बोलती हैं कि नहीं वो जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो इस पीरियड में अवेलेबल नहीं है, उस स्थिति में क्या है कि फिर आंगनवाड़ी केंद्र बदल जाएगा, आपको फिर दूसरी सैंपलिंग करनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे नहीं का विकल्प चयन करेंगे अपने सर्विस सिटी फॉर्म में, आपका फॉर्म जो है आपको वहाँ पे दूसरे आंगनवाड़ी का नाम दिखाएगा, फिर आप उसके लिए भी यही सवाल पूछेंगे कि क्या ये आंगनवाड़ी इस क्लस्टर का है, क्या ये आंगनवाड़ी वर्कर इस पीरियड में अवेलेबल रहेगी। तो इस तरीके से ये कुल मिला के 3 बार होगा। अगर दूसरी वाली भी अवेलेबल नहीं है या उस क्लस्टर की नहीं निकल के आती है तो आप एक और नाम सैंपल सर्विसिटिव करेगा, उसके लिए भी सेम सवाल पूछेंगे। अगर तीनों में ही नहीं होता है तो फिर ये सर्वे वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि डेटा ही हमको डिस्ट्रिक्ट ने दिया है, तो ये सारा का सारा डेटा सही होना चाहिए। तो जो भी आंगनवाड़ी वर्कर सैंपल करेगा सर्विस सिटी फॉर्म वो उनके क्लस्टर की ही होनी चाहिए, संभवतः वहीं से निकलेगी, और आप उनसे ये सारे अवेलेबिलिटी वाले सवाल उनसे पूछेंगे। अब आते हैं, मान के चलते हैं कि वो आंगनवाड़ी उसी क्लस्टर की है और वो अवेलेबल भी है, जो आपने टाइम बताया वो उस पीरियड में अवेलेबल भी है। तो उसके बाद क्या होगा कि फिर आप उस सुपरवाइज़र से उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम, फ़ोन नंबर, उसका पता का मतलब है कि आपको ऐसा पता पूछना है कि आप उस पते के माध्यम से उसके आंगनवाड़ी सेंटर तक पहुंच पाए, क्योंकि आपको उनके यहाँ पे अगले हफ्ते में विजिट करना है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे और इसके साथ साथ में आप जो आंगनवाड़ी वर्कर की MPR है, जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जो कि उसने सुपरवाइज़र को सबमिट की हुई है और सुपरवाइज़र के पास है, आप उस रिपोर्ट को उनसे मांगेंगे और उस रिपोर्ट में जो हमारे 9 सवाल हैं उनके आप वहाँ पे जवाब देखेंगे, उनकी संख्या लिखी होगी, वो देख के आपको फॉर्म में भरनी है। और साथ साथ में आपका वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी एक तरीके से फिक्स आपको करना है लेडी सुपरवाइज़र के माध्यम से, कि आप उनको बोलेंगे कि वो सूचित करें उनको कि वो वहाँ पे अवेलेबल रहें, आप इस बीच में उनसे मिलने के लिए उनके आंगनवाड़ी सेंटर पे जाएंगे। अगर इनमें से भी कोई चीज़ नहीं होती है, उदाहरण के लिए अगर आंगनवाड़ी के का जो MPR है वो सुपरवाइज़र बोलते हैं कि उनके पास नहीं है, तब भी आपको दूसरी आंगनवाड़ी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर सर्विस सिटी आपको दूसरा फॉर्म देगा। तो कुल मिला के ये 3 मुख्य कारण होंगे। पहला कि अगर आंगनवाड़ी उस क्लस्टर की नहीं है, दूसरा वो मिलने के लिए अवेलेबल नहीं है हमारे सर्वे पीरियड में, और तीसरा अगर उसके सुपरवाइज़र के पास उस आंगनवाड़ी की MPR नहीं है। तो ये तीनों ही केसेस में अगर किसी के लिए भी नहीं इसका जवाब है तो आंगनवाड़ी रिप्लेस होगी, फिर दूसरा सर्विस सिटी फॉर्म सैंपल करेगा दूसरी आंगनवाड़ी को और फिर ये तीनों चीज़ें आप वेरीफाई करेंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्म आगे बढ़ेगा और इस तरीके से आप रीसैंपल करेंगे अगर किसी आंगनवाड़ी के लिए ये तीनों इन्फॉर्मेशन में से किसी के लिए भी जवाब नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप रीच आउट करिए अपने क्लस्टर कोऑर्डिनेटर को और अपने सवाल को उनसे रेज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।